अगर आप इस साल आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी कि रेलवे के इन 4 एग्ज़ामों को आप क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही वैल्यूएबल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जिसको फॉलो कर लेने के बाद आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाला हूँ इसको मैं खुद भी फॉलो करता था, जिससे आप देखे होंगे कि मेरा आरआरबी एनटीपीसी में 91% से भी ज़्यादा स्कोर आ पाया था। और आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही सही स्ट्रैटेजी, राइट डायरेक्शन में कैसे मेहनत करें, और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड सही रास्ता बताऊंगा कि कैसे हम सिलेक्शन के करीब हो पाएँ। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो बड़ा लगे तो वीडियो का स्पीड 1.25 आप कर सकते हो। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ, और अभी ये चैनल बहुत ही छोटा है, अभी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। और आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो प्लीज़ पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 1 की। तो आपको पता होगा कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें मैथ्स एंड रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एएलपी टेक्नीशियन हो। तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग, इसके लिए आपको एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर करना होगा। सिलेबस को कवर करने का सेंस कि आपको एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ना है। डीप से कहने का मतलब कि आप जब सिलेबस को कर रहे होगे तो उस टाइम पे मैथ्स में 5-5, 6-6 लाइन के क्वेश्चन मिल जाते हैं बनाने को। वो क्वेश्चन क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम में 5 लाइन, 6 लाइन इतना बड़ा मैथ्स एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। यानी कि हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम में आने वाला हो। तो हमें वो 5-5, 6-6 लाइन के जो क्वेश्चन हैं उनको रेस्पेक्ट देना है, क्योंकि हमें एक यहाँ पे नौकरी लेके निकलना है, ज्ञानी नहीं बनना है। हमें वही चीज़ें पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन होने वाला है, कितने लोग अपीयर होने वाले हैं, कितने लोग इस एग्ज़ाम को लिखेंगे। तो हमारा स्ट्रेटजी कुछ अलग होना चाहिए बाकियों से, तभी हम आगे निकल पाएंगे। तो लगभग आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और इसी दौरान आप क्या करना कि स्टैटिक जीके के लिए रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, जीके के, स्टैटिक जीके के। इनमें मैं करंट अफेयर की बात नहीं करूंगा, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो उनमें स्टैटिक जीके के आप किताब को ले लेना। बहुत सारे पब्लिकेशन के मिलेंगे, लेकिन सब में स्टैटिक जीके जो प्रीवियस ईयर का होगा, सब में क्वेश्चन सेम ही होगा। तो आप उस किताब को फॉलो करना जिसमें आंसर सामने लिखा रहता है, क्वेश्चन के बगल में ही आंसर लिखा रहता है, उसके लिए पेज पलट के नहीं देखना पड़े। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उस किताब में 400 या मान के चल रहा हूँ कि 500 पेज होंगे। और अगर आपसे अचानक कोई बोले कि आपको 500 पेज पढ़ने हैं तो क्या आप पढ़ पाइएगा? तुरंत हमारा मन हार मान लेगा कि नहीं, ये 500 पेज हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक टारगेट सेट करना है कि हमें कम से कम 10 पेज पढ़ना ही है। 10 पेज से ज़्यादा नहीं और 10 पेज से कम नहीं। शुरू में आपको इतना करना है, बट कुछ टाइम के बाद आपको 10 पेज से बढ़ा भी देना है। तो आप एक दिन में 10 पेज पढ़िएगा तो 30 दिन में आपके 300 पेज कवर हो जाएंगे, और करीब 2 महीने में आप आराम से उन 500 पेज को कवर कर लीजिएगा। यानी कि आपको इसको पढ़ने के दौरान किसी भी टॉपिक पे अटकना नहीं है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दोगे और पता चलेगा कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ही नहीं आया। तो आपको एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है और इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या इतना पढ़ लेने से वो सारा याद हो जाएगा? तो एक चीज़ मैं बता दूं कि वो सारा चीज़ याद नहीं होगा, लेकिन
उनमें से आधा से अधिक चीज़ आपको याद हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा चीज़ याद नहीं होगा। लेकिन जब आप उनके ऑप्शन को देखिएगा तो लगभग लगभग ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस ऑप्शन को मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। आप ऑप्शन क्लिक कर लोगे, यानी कि लगभग लगभग आप करेक्ट ऑप्शन के करीब पहुंच जाओगे। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन के आंसर आपके गलत हो जाए, तो गलती होना स्वाभाविक है, सबसे मिस्टेक होता है, तो उसके लिए नहीं घबराना है। तो एक चीज़ आपने मैथ्स एंड रीजनिंग को कवर कर लिया और स्टैटिक जीके के लिए ये कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर के मास्टर वीडियो अवेलेबल है करेंट अफेयर के, जो पिछले 1 साल 2 साल के उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को हेडफोन में 1.25 के स्पीड से 60% वॉल्यूम पे आप 30 से 40 मिनट सुन सकते हो। ऐसा करोगे तो एक सप्ताह में एक बार वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार कंप्लीट हो गया तो एक बार और रिपीट कर दीजिए, 2 बार 3 बार कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको बहुत सारा सवाल याद हो जाएगा, और अगर याद नहीं भी होता है तो वो सुन लेने से या वीडियो देख लेने से लगभग लगभग ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस ऑप्शन को मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। तो याद रहे कि हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है, तो इससे आपका करेंट अफेयर हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है और वो अपने एग्ज़ाम टाइम में किसी चैप्टर को सॉल्व करने लगता है। चैप्टर को कहने का मतलब कि कोई कैंडिडेट बैठ के एवरेज चैप्टर है, एवरेज मैथ्स में जो एवरेज होता है ना, औसत या परसेंटेज की बात कर ले रहे हैं कि कोई कैंडिडेट परसेंटेज सॉल्व करने लगता है और वो बैठ के 3 घंटा बैठ के परसेंटेज सॉल्व किया, यानी कि उसने अपने 3 घंटे वैल्यूएबल उस चैप्टर पे दिए। लेकिन आप ध्यान से सोचिएगा कि परसेंटेज के कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा या मुश्किल से 2, यानी कि उसका 3 घंटा वैल्यूएबल टाइम देने के बाद भी उसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आउटपुट निकल पाएँ। क्या ये सही स्ट्रैटेजी कही जाएगी? जी नहीं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में 3 घंटा स्पेंड करने के बावजूद भी सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आउटकम निकल पा रहा है। तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। हाँ, देखने में ऐसा लगेगा कि वो कैंडिडेट 3 घंटे मेहनत किया, लेकिन इसको हम सही स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे। तो अब करना क्या है, तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अब जो हमारा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप जिस किसी भी एग्ज़ाम को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या एएलपी का एग्ज़ाम है या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, तो आपको पता होगा कि 2019 में 2018 में जब एग्ज़ाम हुए थे तो उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और ये एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में चला था। अगर एक आरआरबी एनटीपीसी की मैं बात करूँ तो इसका CBT1 133 शिफ्टों में हुआ था, और CBT2 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 150 शिफ्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर ग्रुप डी की भी देखिएगा और एएलपी टेक्नीशियन का भी देखिएगा तो उनमें भी 100 शिफ्ट के क्वेश्चन हो ही जाएंगे 2019 वाले। तो आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होता है या फिर 1 बजे शुरू होता है या फिर 5 बजे शुरू होता है, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में अगर 10 बजे शुरू होता है तो आप 10 बजे ही उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठिए, बिल्कुल एग्ज़ाम के माहौल की तरह, ऑनेस्टली, कि जितना आएगा उतना आएगा, मतलब कि घबराना नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट का पहले ही PYQ मॉक में कम स्कोर आ जाता है, जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि स्कोर नहीं आ पा रहा है और वो दूसरा मॉक देते ही नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि PYQ पहला मॉक में सबका कम स्कोर आता है, मेरा भी कम आता था और बहुत सारे एस्पिरेंट का कम स्कोर आता है। तो इसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कुछ इस तरीके से देने हैं कि उस टाइम पे जिस टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा होता है, यानी कि 10 बजे, 1 बजे या 5 बजे, जिस टाइम स्लॉट में आप तीनों में दे के देखिएगा, क्योंकि क्या पता किस स्लॉट में आपका पड़े। या जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो कुछ दिन 15 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि इस टाइम स्लॉट में है, तो उस टाइम में भी आप 10-12 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए PYQ के। ऐसा इसलिए कि उस टाइम
ड्यूरेशन में आप खुद को हैबिचुएट कर लोगे, यानी कि आपका आदत डेवलप हो जाएगा उन टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने का। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट का जब ऑल्टर टाइम होता है तो नींद भी आने लगता है, उतना अच्छे से पेपर नहीं लिख पाते हैं तैयारी अच्छा होने के बावजूद। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि उन PYQ को एग्ज़ाम की तरीके से सॉल्व करना है, एकदम ऑनेस्ट हो करके अच्छे से सॉल्व करना है। और हो सकता है कि उसमें आपके कुछ मार्क्स आए, कुछ मार्क्स आने का मतलब कि 100 मार्क्स का पेपर है तो 50-60 मार्क्स आपके आए, और हो सकता है कि 40 मार्क्स आपके नहीं आए। तो जो नहीं आ रहा है उसके लिए आपको एक कॉपी बनाना है और उसमें उसका डिटेल से सॉल्यूशन करना है, एनालिसिस करना है, और कुछ इस तरीके से एनालिसिस करना है कि वो सेम सवाल या उस टाइप का सवाल डेटा डिजिट बदल के फ्यूचर में कभी भी मिलता है तो वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अच्छा काम करने चलो तो बहुत सारी अड़चनें रुकावटें आ जाती है। अभी मैं वीडियो बना ही रहा था तो मेरा फ़ोन का बैटरी ऑफ हो गया और साथ में माइक भी सही से नहीं काम कर पा रहा है। तो अगर साउंड का इशू होगा तो आप लोग मैनेज कर लेना, थोड़ा अच्छे से सुन लेना। तो मैं कहाँ पे था कि आपको मॉक टेस्ट, PYQ मॉक टेस्ट कुछ इस तरीके से सॉल्व करने हैं कि उस टाइप का या वही सवाल या उससे मिलता जुलता डेटा डिजिट बदल के अगर कोई सवाल आ जाता है इन फ्यूचर तो वो सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको PYQ 2 यानी कि सेकंड PYQ देना है। जब आप सेकंड PYQ दीजिएगा तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करिएगा, या फिर नहीं भी करिएगा तो एक PYQ आपको और लगेगा। और आप जब 15-20 PYQ दे दीजिएगा तो लगभग आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में आखिर एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि पहली स्ट्रेटजी में क्या था कि जब हम 3 घंटा वैल्यूएबल दे रहे थे तो सिर्फ 1 मार्क्स का आउटपुट निकल पा रहा था, वो परसेंटेज वाला। लेकिन इस बार 2 घंटे के मॉक में हमारे दिमाग से डिफरेंट टाइप के, यानी कि उनमें परसेंटेज के भी सवाल गुजरेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, यानी कि वो मैथ्स के सभी चैप्टर के सवाल गुजरेंगे, साथ में रीजनिंग के भी सभी चैप्टर के सवाल गुजरेंगे, और स्टैटिक जीके भी गुजरेगा। यानी कि पहले वाले में 3 घंटे देने के बाद सिर्फ 1 क्वेश्चन का आउटपुट निकल पा रहा था, दूसरी स्ट्रैटेजी में 2 घंटे के एक PYQ मॉक में पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग से होके गुजर पा रहा है। सवाल बने या ना बने वो तो बात की बात है, पहले हमारे दिमाग से सवाल होके गुजरना चाहिए। तो हमने ये स्टेप क्रॉस कर लिया कि पूरा सवाल लिमिटेड टाइम में हमारे दिमाग से होके गुजर पा रहा है। और 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कि हम किताब सॉल्व करके PYQ मॉक पे आएँ, या एक स्टेप ये भी होता है कि PYQ सॉल्व करके किताब पे जाएं। दोनों में दूसरा वाला ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि PYQ में ज़्यादा रिलेवेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन वापस जब आपको किताब पे ले जाएंगे तब वाकई में आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाओगे, आप बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ पाओगे। तो जब आप 20 PYQ दे दीजिएगा तो लगभग आपको सारा फंडा खेल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब 50 PYQ जिस दिन आप दे दीजिएगा लगभग आपको पता चल जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि जी नहीं, पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जिस दिन आप 100 PYQ दे दीजिएगा आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि अब मैं क्या ही बोलूँ। बस आप पेपर पे हावी रहिएगा कि जब पेपर मिले और मैं पेपर को सॉल्व करूँ, आप इंतज़ार में रहिएगा। ये सोचिएगा कि जितना जल्दी एग्ज़ाम हो मैं एग्ज़ाम दूँ और जल्दी से सिलेक्शन लूँ। 150 PYQ कंप्लीट करने के बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और इन सब के अलावा PYQ मॉक में क्या होता है, एक बेनिफिट और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, सिली मिस्टेक होने लगता है, बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन जो वो ऐसे ही
मतलब कि मौखिक कर पाते थे, उनके लिए भी पेन उठाना पड़ता है। यानी कि वो नर्वस हो जाते हैं, उनसे सिली मिस्टेक हो पाता है और कई सारा सेक्शन मिस हो पाता था, वो पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाते थे। तो PYQ मॉक इतना सॉल्व कर लेने के बाद इस तरीके के समस्या मतलब इस तरीके की समस्या अब नहीं होगी, क्योंकि अब राइट डायरेक्शन में हमने स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई किया हुआ है और इस तरीके से बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं। और आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर करिएगा जिनको इनकी आवश्यकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे द्वारा बताए गए किसी एक चीज़ से अगर किसी एक कैंडिडेट की भी मदद हो पाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत करना सफल हो गया। और मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे जितने भी ऑडियंस सब्सक्राइबर देख रहे हैं उन सब की नौकरी लग जाए, क्योंकि एक सरकारी नौकरी लगने के क्या मायने होते हैं इसे बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास बहुत सारा विकल्प होता है करियर के फील्ड में। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं बस उनका मेहनत, प्रिपरेशन और एक उम्मीद होता है। तो आई होप कि सबकी नौकरी लग जाए, सब बढ़े, सबका कल्याण हो। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम टाइम में कभी भी आप हताश मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए। हर दिन एक नए जोश के साथ पढ़िए, नए उमंग के साथ पढ़िए कि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। हर वो सेकंड, एक सेकंड जो हम गवा रहे हैं इस टाइम में कोई और पढ़ के सिलेक्शन ले जाएगा। तो हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत ही कीमती होने वाला है। हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। हमने 4 एग्ज़ाम में डिसाइड किया हुआ है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है मतलब करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, क्योंकि एक्सक्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मन लगा के पढ़ाई करिए, लगन के साथ पढ़ाई करिए, आशावादी बन के, ऑप्टिमिस्टिक होके, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, भगवान में आस्था रख के, इन सब चीज़ों के साथ आप प्रिपरेशन करिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और उसके बाद आप सब भी आके कमेंट करिएगा कि भैया जो आपने बताया था काफ़ी हेल्पफुल रहा था। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उन लोगों तक जिनको आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।